नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और आप देख रहे हैं के न्यूज। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके कराने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा करने वाले हैं। तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। रेड्डी ने रेप के आरोप को एनकाउंटर में मारने का ऐलान जनता के बीच कर दिया है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार बदला लेने के लिए अमेठी लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के चुनावों में चुनौती सके। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रियंका से कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को यूपी में नई ताकत मिलेगी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर खुद कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई है, इसलिए रायबरेली और अमेठी के डेटा जुटाए जा रहे हैं। रायबरेली में 1955 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है। 1977, 1988 और 1996 में इस सीट पर कांग्रेस को मिली थी। इस सीट से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू और सतीश शर्मा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ हुकूमत कायम कर ली है। एक हफ्ते पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया। इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, कब और कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के बड़े नेता कहां हैं और ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हबीबुल्ला अंकुदाजा को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। बरादर ने 2 दिन पहले 39 सेकंड के एक कथित ऑडियो टेप के जरिए खुद के सेहतमंद होने का दावा किया था। अब इस टेप पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अंकुदाजा के बारे में तालिबान ने कहा था, सुप्रीम लीडर अंकुदाजा जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। 15 दिन पहले दिए गए बयान के बावजूद वो अब तक नहीं दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक अंकुदाजा भी या तो मारा जा चुका है या फिर रूप से बीमार है। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया। कतर की राजधानी दोहा में भी उसका अता पता नहीं था। अंकुदाजा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 5 साल में उसका कोई बयान किसी भी रूप में सामने नहीं आया। पिछले साल खबर आई थी कि अंकुदाजा काफी बीमार था और उसकी मौत पेशावर में हुई। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके कराने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इधर ओडिशा के बालासोर से पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है।
चांदीपुर सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये चारों कर्मचारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंट्स को भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उनके पाकिस्तानी एजेंट मोटी रकम दे रहे थे। गिरफ्तार कर्मचारियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दूसरी धाराएं लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आतंकियों को मंगलवार रात कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद चारों को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस की टीम 2 अन्य को आज दोपहर कोर्ट में पेश करेगी। ठाकुर ने कहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर ये लोग मस्कट लौटे। मस्कट से 15 बंगले बोलने वाले लोगों को भी पाकिस्तान ले जाया गया था। लगता है उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के लिए इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा करने वाले हैं। इस दिन कोविड-19 वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाया जाना है। एक वक्त था जब सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ते थे। मोदी के कारण ही नीतीश ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए छोड़ा था। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने मोदी के खास बनने के लिए 2 फैसले लिए हैं। पहला, ओम प्रकाश चौटाला के पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर उन्होंने चौटाला के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में टीकाकरण महोत्सव आयोजित करने का ऐलान किया। एक वक्त था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम से ऐसे चिढ़ते थे जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मामला उस समय का है जब 2010 में बाढ़ के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। इसकी विज्ञापन अखबार में छापा गया था। तब नीतीश कुमार भड़क गए थे और उन्होंने उस पैसे को लौटा दिया था। समय पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब सभी नेता गए थे तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर भोज का निमंत्रण दिया था। विज्ञापन वाले मसले को देखते हुए नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया। वक्त के साथ ये तखलियां और बढ़ती गई। तेलंगाना के श्रम मंत्री रेड्डी के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। रेड्डी ने रैप के आरोप को एनकाउंटर में मारने का ऐलान जनता के बीच कर दिया। मंगलवार को मेडचल मल्काजिर एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्हें मीडिया ने 6 साल की बच्ची से रेप और उसके मर्डर के सिलसिले में सवाल किया तब उन्होंने ये बयान दिया। रेड्डी ने कहा, रेप करने वाला 30 साल का आरोपी जरूर पकड़ा जाएगा और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बच्ची के न्याय दिलाने के लिए इस मामले का ट्रायल तेजी से होगा। हम पीड़ित के परिवार से मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा। रेड्डी नहीं मल्काजिर के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। उन्होंने यह बयान तब दिया था जब वे पीड़ित के परिवार से मिलकर लौट रहे थे। बच्ची से रेप और उसकी हत्या 9 सितंबर को हुई थी। उसका शव एक बंद घर में मिला था। इस मामले में पड़ोस का एक व्यक्ति आरोपी है। तेलंगाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 15 टीमें बनाई हैं और इन टीमों का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भेजा जाएगा। पुलिस ने इस आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में हैदराबाद में कैंडल मार्च भी निकाला गया था। यूपी में कांग्रेस ने पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए फंड जुटाने का नया तरीका निकाला है। इसमें जिसे भी विधानसभा के लिए कांग्रेस का टिकट चाहिए उसे अपने निवेदन के साथ 11,000 रुपए पार्टी फंड में जमा करना होगा। इस धनराशि को पार्टी ने सहयोग राशि नाम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नया सर्कुलर जारी कर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। 25 सितंबर आवेदन जमा करने का आखिरी तारीख है। प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने कहा, ऐसा पहली बार है जब विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक लोग से 11,000 रुपए शुल्क राशि जमा कराई जा रही है। दरअसल इसके पीछे का कारण हर विधानसभा से बहुत सारे उम्मीदवारों को आवेदन को बताया जा रहा है।
ऐसा करने से सीमित और योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में पार्टी को आसानी होगी। साथ ही जो भी आवेदनकर्ताओं से पाएगा वह पार्टी हित और चुनाव प्रबंधक में इस्तेमाल किया जाएगा। जिला और शहर कांग्रेस कमेटियां आवेदनकर्ताओं का पूरा डेटा खंगेलेगी। इसका कांग्रेस इतिहास, समाज में काम करने वाले अनुभव, सोशल मीडिया पर सक्रियता की जांच करेगी। इसके बाद एक इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड बनाकर उसे आगे के लेवल पर भेजेंगे। हाईकमान को हर विधानसभा से 2 कैंडिडेट के नाम भेजे जाएंगे। पंजाब में किसान आंदोलन न करने के बयान पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गिर गए हैं। कैप्टन ने किसानों को कहा था कि वे अपने राज्य के बजाय हरियाणा व दिल्ली जाकर जो मर्जी करे। इसको लेकर अब पंजाब से लेकर हरियाणा तक विपक्षी दल उन्हें घेरने में जुटे हैं। एक तरफ पंजाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कैप्टन का यह घटिया बयान है। कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसने बाद वह उनकी बोली बोल रहे हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर हमला बोला कि किसान आंदोलन को खड़ा करने व अब तक जिंदा रखने के पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले होशियारपुर में कहा कि किसान पंजाब में आंदोलन न करें। पंजाब में 113 जगहों पर किसानों के धरने लगे हैं। इस राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। किसान पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे। हालांकि उनके बयान पर सीआईसी तूफान उठा तो कैप्टन ने मंगलवार को फिर सफाई देते हुए कहा कि आंदोलन से पंजाब की अनाज खरीद व भंडारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अगर पंजाब के आंदोलन जारी रहा तो हम नौकरियां, इन्वेस्टमेंट व रेवेन्यू भी गंवा देंगे। कैप्टन ने इसे सियासत से जोड़ने वाले विरोधी दलों को तीखी आलोचना भी की है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अफगानिस्तान भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात यह हैं कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने तक को मजबूर हैं। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता खदीजा अहमद और दूसरी यह कि भूख उन्हें देगी। देश कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। उधर तालिबान को उम्मीद है कि दूसरे देशों से आर्थिक सहायता में कमी आई तो चीन और रूस इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों देश इस मुद्दे पर शांत हैं। तालिबान ने कंधार के जारा फरका में बसे 3000 सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान दिया है। विरोध में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इनका कहना है कि मरते दम तक घर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। इनमें कई विधायक या सैनिकों की पत्नियां हैं जो 20 वर्ष में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए या घायल हुए। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की शपथ
के 2 दिन बाद दोपहर 4:20 पर कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 11 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ दिलीप ठाकुर, गणपत वसावा और जयेश रडाडिया को ही नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने सभी विधायकों को गांधीनगर स्थित राजभवन में मौजूद रहने की निर्देश दिए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर प्रोटोकॉल विभाग से अभी तक कोई अधिसूचना नहीं मिली है, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी टीम में भी नए सदस्य होंगे। पहले कहा जा रहा था कि उनकी कैबिनेट में कुछ वरिष्ठ मंत्री होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। वहीं जाति और क्षेत्र के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट में 22 या 25 सदस्यों रखने की बजाय 27 सदस्यों का पूरा मंत्रिमंडल गठन करने की उम्मीद है। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। अमेरिका 24 सितंबर को पहली बार 4 देशों के समूह क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। कोरोना काल में यह व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पहला क्वाड सम्मेलन होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती और तालिबान के सत्तासीन होने के बीच इस शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सम्मेलन की तारीख तय होने के साथ ही अमेरिका ने तालिबान से नजदीकियों पर पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। तरफ आतंकवाद गतिविधियों में हमारा भी सहयोग कर रहा है। वह लगातार दोनाव की सवारी कर रहा है। पाकिस्तान की भूमिका पर गौर करेगा। यह भी देखेगा कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका में होना चाहिए। पटना सिटी में बुधवार सुबह चौक थाना क्षेत्र में पटना साहिब ओवरब्रिज के नीचे कुरकुरे फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे धुआं निकलते हुए देखा। पुलिस को सूचना दे दी। फायर ब्रिगेड की 10 यूनिट छोटी बड़ी गाड़ियां आग पर नियंत्रण करने के लिए मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर से हाई टेंशन तार भी नीचे गिर गया था। इस कारण बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई थी। जब फैक्ट्री में आग लगी तो धीरे धीरे यह आग आसपास के गैरेज में भी फैल गई, जिसके पास वजह से गैरेज में रखी 3 कार और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ लोग आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। फायर ऑफिसर के अनुसार नुकसान हुई संपत्ति का आकलन किया जाएगा। फैक्ट्री मालिक और स्टाफ से पूछताछ किया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया गया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इसी 45वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। मंत्री समूह के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल मुहर लगा देती है तो देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक समान जीएसटी से पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी कमी आएगी। हालांकि जीएसटी काउंसिल एक प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सूत्रों का दावा है कि राजस्व को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान जीएसटी लगाने का तैयार नहीं है।
तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।